द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। तेजी से जब मंदी आती है ना बाजार में, तो बुरी तो लगती है वो, क्योंकि नुकसान होता है, पोर्टफोलियो की वैल्यू घटती है। कुछ ट्रेडर टाइप जो आदमी हैं वो काम आ जाते हैं, क्योंकि देखिए ये कोई भी नहीं पहचान सकता है कि मंदी की शुरुआत क्या, बड़ी मंदी की शुरुआत क्या वास्तव में हो गई है, क्या लंबे टाइम की मंदी की शुरुआत क्या वास्तव में हुई है। ये कोई भी आदमी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, बड़े से बड़ा आदमी हो जाए। एंड नो बडी, मैं बार बार ये कहता हूँ, नो बडी इज गॉड फादर ऑफ दिस मार्केट। सब कुछ अंदाजे से चलता है, पढ़ते हैं लिखते हैं और उसके रिजल्ट भी आते हैं पढ़ाई लिखाई के, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी श्योर नहीं। इसीलिए कहते हैं कि आप शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके पीछे कारण यही है, सरकारें बदलती हैं, पॉलिसी चेंज होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो ये जो कॉम्पिटेंसी ऑफ द मैनेजमेंट है सबसे महत्व रखती है। तो मेरा मतलब ये है कि जो ये मंदी आई है, जो नुकसान होने थे वो तो हो गए, ये मुझे भी है नुकसान। ऐसा नोबडी इज इम्यून फ्रॉम द लॉसेज। अगर कोई कहता है मुझको नुकसान नहीं, झूठ बोलता है वो आदमी। सबको नुकसान है, कोई भी चाहे तीरंदाज हो, कितना भी बड़ा तीरंदाज हो, नुकसान सबको है। और अभी और कितना होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। जो हालात बाजार में पैदा हुए हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि चाहे बादल कितने भी आ जाएं, बादल को छटना है और सूरज को रोशनी देनी है, ये पक्की बात है। बारिश के मौसम में बादल आते हैं तो महीने, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद छट जाते हैं बादल, तो बीच बीच में भी रोशनी देता है सूरज, तो बीच की रोशनी से तो बच के रहना है। लेकिन जब आप ये देख लें कि जून से बादलों का सिलसिला शुरू होता है, 15-20 सितंबर तक चले जाते हैं, तो बीच में जो जुलाई में सूरज दिखाई देवे या अगस्त में सिलाई देवे, उससे बच के रहना है, उसमें आपको मार जाएगा छोटो। लेकिन जैसे ही सितंबर, अब इसको पहचाने कैसे कि सितंबर का महीना आ गया, मतलब शेयर बाजार में, और सूरज की रोशनी वाकई स्पष्ट नजर आएगी, सिम्टम नजर आ जाए, रातों रात तो भी बाजार चढ़ेगा नहीं। अब कोई समझे कि साहब एकदम से जैसे दावक जाता है फिर दौड़ के वापस आ जाता है, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत सेट हो जाता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टूट चुका है, इतने ज़्यादा डैमेजेज हो चुके हैं कि इनको रीएस्टैब्लिश होने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी पोजीशन में है। देश की इकोनॉमी के जितने फैक्टर हैं, शेयर बाजार के लिए जितने फैक्टर्स की आवश्यकता है, इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया। रहा सवाल ट्रंप साहब का, ट्रंप साहब कुछ भी कर लें, चाहे इंडियन इकोनॉमी को डैमेज नहीं कर पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर उन्होंने पोखरण में जो एटॉमिक टेस्ट किया था, उस वक्त अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाई थी, तो वो सैंक्शन थोड़े से टाइम में हटानी पड़ी थी। अटल बिहारी डिड नॉट बॉदर फॉर दैट, हटानी पड़ी थी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा, मॉर्गन स्टैनली जो अमेरिकन एजेंसी है, बहुत बड़ा बैंक है, उसका खुद का कहना है कि अगर इन पर कोई ड्यूटी लग भी जाती है तो इंडिया के जीडीपी पर 0.10 से 0.60 तक का फर्क पड़ेगा। इट्स ए स्टेटमेंट हैज बीन रिलीज बाय मॉर्गन स्टैनली। तो 0.10 से 0.60 तक के फर्क में क्या फर्क पड़ेगा जी? मान लो 0.30 गिर जाता है, एवरेज ले लीजिए आप, तो इसका 60 और 70, 35, 0.35 गिर जाती है, जीडीपी कितना हुआ हो, क्या इफेक्ट डालेगा, और क्या शेयर बाजार पर डालेगा, क्या कॉर्पोरेट सेक्टर पर डालेगा। कुछ कंपनियां हैं वो तो बिल्कुल ही इम्यून है। अच्छा, आईटी कंपनीज भी इम्यून रहेंगी, आईटी के बारे में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये पिछली बार मात खा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी इनके आदेश पर। तो सवाल ये उठता है कि जो नुकसान किनको हो सकता है? फार्मा सेक्टर को हो सकता है, गारमेंट जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान हो सकता है, और जो ज्वेलरी, जो स्टोन ज्वेलरी और जो डायमंड ज्वेलरी के जो ऑर्नामेंट्स और ये जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। लेदर है,
लेदर एक्सपोर्टर्स हैं, उनके एक आध शेयर लिस्टेड है, छोटे मोटे, कोई खास बात नहीं। फार्मा को नुकसान हो सकता है, गारमेंट को नुकसान हो सकता है, गारमेंट की 3-4 कंपनियां एक्सपोर्टर्स हैं, तो उससे क्या पूरी स्टॉक एक्सचेंज प्रभावित हो जाएगी क्या? लेकिन गिरना था इस शेयर बाजार को, गिर गया, और थोड़ा बहुत गिर सकता है। आज की तारीख में कोई भी आदमी कहने को तैयार नहीं, गिरना तो चाहिए था। मंदी हमेशा एक गोल्डन चांस आती है, एक बहुत शानदार अवसर देती है इन्वेस्टर के लिए। मैं खुद ही ये सोचता था कि मैं अब काय में लगाऊं पैसे। एनालिसिस तो करते थे फर्दर स्टडी के लिए, नजर रखने के लिए, वॉच एंड वार्ड के लिए करते थे हम, लेकिन खरीदारी बहुत रिस्क, आईटी सेक्टर के अलावा और एफएमसीजी के अलावा और बैंकिंग सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स के अलावा और सब सेक्टर्स में बहुत तेजी थी। मतलब डिफेंस में भी डर तो लगता ही था, मतलब कि अगर बाजार किस समय गिर गया तो ये शेयर भी अछूते नहीं रहेंगे। हालांकि अछूते हैं, ज़्यादा नहीं गिर पाए हैं। मझगांव डोक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, मतलब गिरे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि मंदी एक सुअवसर है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर के लिए। लेकिन मंदी क्या आ चुकी, ये बात सर्टन नहीं है। अब इसमें आप तसल्ली रखनी पड़ेगी आपको। परचेज प्रक्रिया को कैश इकट्ठा कीजिए, कैश तैयार रखिए, लेकिन ऐसा नहीं आप जल्दीबाजी में, जोश में आके, बॉटम फिशिंग के चक्कर में, एवरेजिंग के चक्कर में। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि इसमें एवरेज करें। अरे भाई जल्दी क्या है, बाजार तेज नहीं होगा अभी फिलहाल, टाइम लेगा ये बाजार, क्योंकि ऑपरेटर्स को दोबारा खरीदना है इस माल को, जो बड़ी बड़ी सिंडिकेट है उसको दोबारा खरीदना है जो माल बेचा है। तो वो अगर अभी एकदम से अर्जेंट खरीदारी चालू कर देंगे तो ये बाजार तेज हो जाएगा, वापस उनको माल हाथ ही नहीं लगेगा। तो वो धीरे धीरे पटक पटक के धीरे 10,000 खरीदेंगे, उसमें 5,000 बेचेंगे, 10,000 खरीदेंगे, 5,000 बेचेंगे। इन दिस वे दे विल रीएक्यूमुलेट देयर होल्डिंग्स, लेकिन इट्स ए टाइम टेकिंग। पहले तो गिरा है, पहले तो गिर चुके ये है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ भी आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में लेना पड़ेगा, जल्दीबाजी मत कीजिए। और खास तौर से जिन सेक्टर्स पे नजर रखनी है, फूड एंड रेस्टोरेंट सेक्टर ठंडा पड़ा है और इसमें थोड़े थोड़े बढ़त के अवसर थोड़ा रोशनी दिखाई दे रही थी। देवयानी रेस्टोरेंट था, जुबिलेंट फूड था, इनमें हल्की हल्की दिखाई दे रही थी, इनमें चमक आ सकती है। उसका कारण भी है कि बाजारों में लिक्विडिटी जनरेट होगी टैक्स रिबेट के कारण। और दूसरी बात है, एग्रीकल्चर क्रॉप बहुत जबरदस्त आ रही है। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा जंप आया है जीडीपी में, 1.5% से बढ़ के 5.10% आ गई एग्रीकल्चर जीडीपी। तो ये इट इज ए बिग जंप। तो इन सेक्टर्स पर नजर रखिए, फूड एंड रेस्टोरेंट सेक्टर, होटल सेक्टर में भी चमक बनी रहेगी। मैं आपसे, हॉस्पिटल्स और डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट एलोकेशन बढ़ा के दिया है। जो ओरिजिनल बजट था उस पर 4.74% रहा, रिवाइज बजट में कुछ कम हुआ है क्योंकि खर्चा कम हुआ। तो 1,60,000 करोड़ की जगह 1,00,000 करीब 80,000 करोड़, 10-12% रिवाइज बजट पे बढ़ाया। तो अलोकेशन बढ़ा के किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन किया है, जो कमेटी डिफेंस प्रोक्योरमेंट को स्पीड अप करने के लिए सुझाव देगी, सरकार को रिपोर्ट देगी और वो वॉच करेगी ताकि जल्दी से जल्दी प्रोक्योरमेंट हो सके। यानी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को शॉर्ट करना, सिंप्लीफाई करना, इजी करना, ताकि डिफेंस में सामान की शॉर्टेज है इससे। तो गवर्नमेंट, जो भी खबरें आ रही है उस हिसाब से लगता है कि गवर्नमेंट विल गिव ए टॉप प्रायोरिटी टू द डिफेंस प्रोक्योरमेंट। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक गुड्स को सबसे टॉप प्रायोरिटी दे रही है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इस पर डिफेंस पर वॉच रखिए। और साहब आपके एफएमसीजी पे वॉच रखिए। ग्रीन एनर्जी में जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं और सबसे टॉप जैसे वारी है, प्रीमियर है, टाटा पावर है, इन पर नजर रखिए। फिर एग्रीकल्चर चूंकि बड़ा जबरदस्त बूस्ट अप आ रहा है, हिस्टोरिकल क्रॉप हो गई है रबी क्रॉप। मोटर 2 व्हीलर बिकेंगे, गांव के अंदर जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां ज्यादा जाती हैं वो बिकेंगी, ट्रैक्टर बिकेंगे।
इन सब पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। मतलब बाजारों में लिक्विडिटी अभी 1 अप्रैल के बाद से शुरू होगी। रबी क्रॉप का पैसा भी 1 अप्रैल के बाद रिलीज होगा, चूंकि अभी तो क्रॉप कटना ही शुरू नहीं हुआ पूरी तरह, खाली मस्टर्ड की क्रॉप कट रही खाली। वीट है, जो है चना है, ये जो फिर कपास है, सूरजमुखी, ये सब कट करके, और जब बाजार के अंदर मंडियों में आकर के किसान की जेब में जब पैसा आएगा, वो पैसा बाजार में लिक्विडिटी जनरेट करेगा एंड मनी विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। एमएसपी पे गवर्नमेंट खरीद करती है, कुछ बिजनेसमैन उसका स्टोर करते हैं, तो वो पैसा आएगा, तो उससे बाजारों में करेगी। टैक्स रिबेट जो दी है अबकी बात, जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई, उससे लिक्विडिटी आएगी। दूसरी बात है, जो आरबीआई ने लिक्विडिटी डाली वो इफेक्ट डालेगी। इस प्रकार से लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं रहेगी बाजार में। लेकिन आपको बहुत सावधानी से काम करना है, बहुत सोच विचार के काम करना है। टिप विप जो आती है उससे नहीं, एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं पहले कई बार पोर्टफोलियो, एक मॉडल पोर्टफोलियो दे चुका हूं मेरे वीडियोस में, और आज फिर एक संक्षेप में दे रहा हूं, और आगे मैं और देता रहूंगा। लेकिन आप मेहरबानी करके मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी फिलहाल खरीदारी सस्पेंड। जो नुकसान हो चुका, लेकिन आगे मत होने दीजिए। रुक जाइए तसल्ली से, 5-7 दिन रुक जाइए। कोई ट्रेडिंग मत कीजिए, कोई बॉटम फिशिंग मत कीजिए, कोई मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग मत कीजिए कि साहब इसको बेच के मैं दोबारा स्टैंड स्टिल खड़े रहिए आप। मतलब अच्छा शेयर हाथ से निकल जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में, वो पैसा इधर उधर हो जाता है, आदमी उसको डाइवर्सिफाई कर देता है। मैंने टैक्स बुकिंग के चक्कर में कुछ शेयर बेचे, दोबारा खरीदना हाथों हाथ भी खरीदा, 2 मिनट के अंदर ही वो हाथ से निकल गए वो शेयर। तो इसलिए थोड़ा कूल एक्शन रहे, मतलब ठंडा एक्शन रहे आपका। वॉच जरूर कीजिए, वॉच कण कण को वॉच कीजिए, हर व्यक्ति की बात को सुनिए, समझिए, जो भी खबरें आवे उन पर ध्यान रखिए। हम जैसे लोग, जो ईमानदार लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए हैं, उनकी बात को निष्पक्ष भाव से, एक सम्मान की भावना से सुनिए। मैं आपसे क्या चाहता हूँ? हम कुछ नहीं चाहता हूँ। मैंने आज तक किसी से एक कप चाय भी नहीं पिया है मैं आपसे तक। आई हैव नो डिजायर। तो इसलिए आप लोग चलें, जो भी देखें, और सब कुशल मंगल रहें। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। शेयर बाजार का इतिहास गवाह है। सन 2091 में 300 इंडेक्स था, सेंसेक्स 300 था, आज कितना है? 76,000 है। कितना हो गया? 200-250 टाइम हो गया 30 साल के अंदर। जिन म्यूचुअल फंडों में सन 94 में पैसा लगाया था लोगों ने, वो 10 रुपए लगाए थे, 1700 रुपए, 170 टाइम अप्रिशिएट हो चुका है। तो बाजार को तो जाना तो ऊपर ही है आखिरकार। आप अपना पैसा शेयर बाजार में जो लगाते हो, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और एक ऐसे बिजनेस में लगाइए। इसीलिए कहते हैं अच्छे शेयर खरीदो, अच्छे मैनेजमेंट के खरीदो, ताकि वो उसको बिजनेस को सही चला सके। किसी छोटे मोटे कचरू वचरू आदमी के हाथ में पैसा सौंप दिया, जिसको देशी भाषा में नूरे जमाले भी कहते हैं, तो आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन ए प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट। आप पैसा जो उधार भी देते हैं, पहली बात तो देना नहीं चाहिए उधार। बैंक पड़े, बैंक से ले ले भैया जाकर के, तुझे तू जाने, तेरा काम जाने, मेरे को पता नहीं। कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, उसकी एक अलग बात है, मदद कर दी, हेल्पिंग हैंड। लेकिन आप रुपया किसी को भी देते हैं, बैंक भी देते हैं, देख के देते हैं कि पैसा वापस आएगा भी नहीं आएगा। उस आदमी की सॉल्वेंसी को चेक करते हैं। प्रोजेक्ट के लिए भी देते हो पैसा, कोई प्रोजेक्ट के लिए किसी एंटरप्रेन्योर को टर्म लोन देते हो, उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को चेक करते हैं। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के अंदर एक्सपर्ट बैठे हैं जो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को चेक करते हैं, क्रिसिल की रिपोर्ट मांगते हैं, रेटिंग मांगते हैं, और जो दूसरी ये जो बड़ी बड़ी मतलब जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वायबिलिटी चेक करने वाली एजेंसी है, ये जैसे जैसे ये जो है, ये मैं 3-4 कंपनीज हैं, वो मतलब उन डेलोलाइट है जैसे,
मैकेंसी है, डेलोलाइट है, मैकेंसी है, और ये जो जो है वो 3-4 और हैं, उन सब का उनकी सबसे रिपोर्ट मांगते हैं, उसकी स्टडी होती है, उसके बाद फिर लोन देते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। आप लोग यूं अंधाधुंध एक टिप के आधार पर, टिप आई साहब ये फला खरीद लो और आपने खरीद डाला, ये कोई समझदारी का निर्णय है। शेयर बाजार में पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, इतना पैसा और कहीं भी नहीं है। दुनिया के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं वो ड्यू टू शेयर मार्केट हैं। आज दुनिया के जो एज इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो वॉरेन बफेट साहब सबसे रिचेस्ट आदमी, भारत में राधा कृष्ण जी दमानी, राकेश झुंझुनवाला सबसे रिचेस्ट में से हैं। मतलब अगर आप लिस्ट बनाएंगे नेटवर्थ की तो हिंदुस्तान के 10 आदमियों में से एक मिलेगी। इन्होंने कोई उद्योग थोड़ी चलाया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया शेयरों में, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में किया। ये बात भी कोई ज़्यादा सही नहीं कह सकते कि साहब इनकी इनसाइडर था, ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन के आधार पर करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो बातें कोई छोटी मोटी बातें, कोई खास बातें। तो समझ बूझ के करें, अच्छे एनालिस्ट, ईमानदार एनालिस्टों से नफरत ना करें, उनको गालियां ना दें, और आप में समझ नहीं होगी, समझ होगी तो आप गाली देंगे ही नहीं, उस चीज़ को स्वीकार करेंगे। तो खैर जो भी आप करें आपका निर्णय है, मेरा तो खाली समझाइश है। मेरा इतनी बड़ी साधना और तपस्या है शेयर बाजार की, उसका कुछ फायदा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जो लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहे ना ले। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।